यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान आते हैं, ईरान का वफ्द पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान सालिसी की पेशकश करता है, जबरदस्त मीटिंग्स रहती हैं लेकिन डील नहीं होती और वो डील अगली मीटिंग्स के लिए, अगली नेगोशिएशन के दौर के लिए रख ली जाती है। लेकिन फिर आपने ये देखा कि जैसे ही जेडी वेंस ने ये अनाउंस किया कि इस मुलाकात में डील नहीं हुई, The bad news is that we have not reached an agreement. उसके चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स लैंड कर जाती है सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान के 13,000 फौजी दस्ते अपॉइंट कर दिए जाते हैं, डिप्लॉय कर दिए जाते हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक डील चाहिए? ऐसा क्या होने वाला है? क्या सऊदी अरेबिया डर रहा है कि कहीं ईरान पर हमला ना करना पड़ जाए, या कहानी कुछ और है? इस बात को समझने के लिए पहले ये समझें कि इस दुनिया में आज तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान आबाद हैं और मुसलमानों की इबादत का और अकीदत का मरकज एक है और वो मरकज है मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा। लेकिन एक मिनट के लिए जरा ये सोचें कि खुदा न खास्ता अगर किसी ने हरमैन पर हमला किया तो कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन बचाएगा? अमेरिका, जिसके 10,000 से ज्यादा फौजी कतर में बैठे देखते रहे कि जब इसराइल ने उसके कैपिटल पर बॉम्ब गिराए, या फिर इसराइल कि जो खुद मुसलमानों का खुला दुश्मन है, on the terrorist chiefs of Hamas. या फिर ईरान ने इस जंग में जबरदस्त किरदार अदा किया, मुसलमानों की कमर खड़ी कर दी। लेकिन एट द सेम टाइम कि जब ईरान ने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और मिसाइल चलाए, तो वो हरमैन से 400 किलोमीटर दूर थे। जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज दुनिया ये देख रही है कि गल्फ के अंदर एक नया ब्लॉक बनने वाला है और उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए और मिलिटरीली सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। एक ऐसा मुल्क कि जिसकी इकोनॉमी IMF के मरहूने मिन्नत चलती है, जिसके पॉलिटिशियन को ग्लोबल लेवल पर ज्यादा दुनिया नहीं जानती, जहां पर बिजली का, गैस का, तेल का बहरान हर वक्त रहता है। आज वो मुल्क सामने क्यों आ रहा है? ये कहानी 2025 की कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है कैसे एग्रीमेंट से, जो एक टॉप सीक्रेट रहा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में 43 साल तक, और इस डॉक्यूमेंट को कभी भी पार्लियामेंट के सामने ज़ेरे बहस नहीं लाया गया। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। This video is brought to you by TapTapSend। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफ़र की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। TapTapSend की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने TapTapSend की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो TapTapSend के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। TapTapSend ऑथराइज भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये कहानी शुरू होती है सन 1820 में। गल्फ में छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे शेख थे, कोई आर्मी नहीं थी, कोई नेवी नहीं थी, सिर्फ रेत थी, समंदर था और थोड़ी बहुत ट्रेड। ब्रिटिश एम्पायर इस इलाके में आती है और इन शेख साहिबान के सामने एक सिंपल सी ऑफर रखती है कि अपनी ज़मीन पर हमारे झंडे लगाओ, अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारे हवाले करो और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे आखिरी दम तक। 7 रियासतें मान जाती हैं और उन्हें ट्रूशल स्टेट कहा जाता है, यानी ट्रूस वाली, समझौते वाली स्टेट्स। ब्रिटेन के साथ
परमानेंट मिलिट्री ट्रूस 150 साल तक चलता है और ये डील चलती रहती है। फिर 1960 की दिहाई में तेल मिल जाता है और सडनली रेत के समंदर पे सोना निकलना शुरू हो जाता है। ब्रिटेन को समझ में आता है कि अब इस इलाके में ज्यादा देर तक रुकना मुश्किल है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी एम्पायर टूट रही है, इंडिया हाथ से जा चुका है, पाकिस्तान बन चुका है और अफ्रीका हाथ से निकलता जा रहा है। लिहाजा 1968 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक ऐसी अनाउंसमेंट जो इन शेख साहिबान के लिए एक जलजले का काम करती है। ब्रिटेन अनाउंस करता है कि हम 1971 तक गल्फ छोड़ देंगे, बस 150 साल की प्रोटेक्शन और 3 साल का नोटिस पीरियड और सब कुछ खत्म। 1968 में हैरोल्ड विल्सन की ये अनाउंसमेंट जलजले की तरह बिल्कुल गिरी इस क्रूशल स्टेट के एरिया में और इसी साल अबू धाबी के रेगिस्तान के अंदर शेख जैद और शेख राशिद ऑफ दुबई एक टेंट के अंदर बैठ गए और दोनों के पास ऑप्शन नहीं थी। इन्होंने फैसला किया कि ब्रिटेन जा रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों की नजर है हमारी जमीन पर। अब अगर हमने कोई फैसला नहीं किया, अगर हम अलग रहे तो कोई भी हमारी जमीन हथिया लेगा। वो एक डील साइन करते हैं और 7 रियासतें मिलकर एक मुल्क बनाती हैं और 2 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मार्ज़े वजूद में आ जाता है और 2 दिसंबर को जैसे ही यूएई पैदा हो जाता है उसी दिन ब्रिटेन की प्रोटेक्शन फॉर्मली खत्म हो जाती है और उसी रात ईरान इनका इम्तहान लेने पहुंच जाता है। उसी रात ईरान ने यूएई के आइलैंड्स पर, ग्रेटर थंब पर और लेसर थंब पर फोर्सफुली कब्जा कर लिया। अब जरा समझते हैं कि ऐसे में एक ऐसा मुल्क जिसको बने हुए हार्डली 1 दिन हुआ है, उसके 2 आइलैंड्स पर कब्जा हो जाए तो शेख राशिद पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, प्रोटेस्ट करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और वो आइलैंड आज भी ईरान के कब्जे में है। जरा सोचिए कि यूएई 1 दिन का मुल्क है और उसको पहली रात ही अपनी जमीन से हाथ धोने पड़ते हैं क्योंकि गार्डियन चला गया है, क्योंकि पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। और पावर वैक्यूम जब भी क्रिएट होता है ताकतवर प्लेयर अपना हिस्सा मांगता है। ये पैटर्न है और ये पैटर्न याद रखना क्योंकि ये पैटर्न बार बार अपने आप को दोहराता है। ब्रिटेन के जाने के बाद अमेरिका ने इस इलाके में, गल्फ में कदम रखा और जगह जगह पर अपनी बेसिस बनानी शुरू की। अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई कतर में, सऊदीया में, बहरीन में, यूएई में, यहाँ तक कि एक गिवन टाइम पर 40,000 से ज़्यादा अमेरिकन फौजी इस इलाके में डिप्लॉय होना शुरू हो गए। गल्फ को लगा कि जब हर कोने में बेस बन गई है तो हमें प्रोटेक्शन मिल गई है। इन छोटे छोटे मुल्कों को लगा कि हम सिक्योर हैं, अमेरिका है तो कोई मसला नहीं है। और ये डील 50 साल तक चली और फिर 9 सितंबर 2025 आया, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। इसराइल ने कतर के कैपिटल दोहा पर मिसाइल चलाए, हमास की लीडरशिप को टारगेट किया, लेकिन मिसाइल एक ऐसे मुल्क पर चलाए गए, कतर की जमीन पर चलाए गए जहां पर ऑलरेडी अमेरिका की मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयर बेस मौजूद थी। अमेरिका का 10,000 फौजी डिप्लॉयड था, पर अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं और कोई रेड लाइन नहीं। एक गल्फ सीनियर एनालिस्ट ने कहा कि उस दिन के बाद गल्फ में कोई ये नहीं सोचता कि अमेरिका उन्हें बचाएगा, वो सोचते हैं कि अमेरिका अपने आप को बचाएगा या फिर इसराइल को बचाएगा। ब्रिटेन का पैटर्न एक बार फिर रिपीट हुआ, यानी प्रोटेक्टर ने प्रोटेक्शन का काम छोड़ दिया और गल्फ एक बार फिर तन्हा रह गया। इसराइल के दोहा पर किए जाने वाले अटैक के और अमेरिका की खामोशी के ठीक 8 दिन के बाद 17 सितंबर 2025 को रियाद के अल यमामा पैलेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। ये वो जगह है जहां पर सऊदी किंग्स अपने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस मीटिंग में मौजूद होते हैं और इस मीटिंग में एक एलामिया जारी होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट के 12 लफ्ज दुनिया को हिलाकर रख देते हैं और वो 12 लफ्ज हैं कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, यानी SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल
डिफेंस एग्रीमेंट। ये सुनने में तो एक ट्रीटी लगता है, मगर अगर आप इसे गौर से देखें तो ये नेटो की लैंग्वेज है और इसका मतलब सिर्फ 2025 का वाकया नहीं है। इसका मतलब वो 200 साल का कॉन्टेक्स्ट है जो इस पूरे वाकये को, इस एग्रीमेंट को एक्सप्लोसिव बनाता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड चैप्टर है और सबसे ज्यादा ड्रामेटिक भी है। 20 नवंबर 1979 फजर की अजान के वक्त मस्जिद हराम में एक ग्रुप घुस आता है जिसके हाथ में हथियार हैं, गनमैन हैं, और उस वक्त मस्जिद हराम में 50,000 से ज़्यादा नमाजी मौजूद होते हैं। उन्हें कैद कर लिया जाता है। मक्का यानी इस्लाम का कल्ब और उसके अंदर एक आर्म्ड ग्रुप घुस जाए तो सोचें कि क्या हालत होगी। इस सारी साजिश का सरगना जोइमान अल-कुतैबी, एक ऐसा इंसान जो कहता है कि ये मेहदी की आमद है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत परेशान हो जाती है। सऊदी आर्मी इस तरह के वॉरफेयर के लिए ट्रेंड तो थी, लेकिन मस्जिद अल हराम में इस्लामिक लॉ के तहत खूनरेजी और लड़ना मना है। फ्रांस की गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को ये सजेशन देती है कि पाकिस्तान को बुलाएं। पाकिस्तान का मुस्बत जवाब आता है और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज मस्जिद अल हराम में आते हैं। ऑपरेशन होता है, वो सऊदी फौज को ट्रेन भी करते हैं और अल्टीमेटली वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। इसको तफसील से मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है और ये पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को खामोशी के साथ बगैर किसी अनाउंसमेंट के हरमैन की हिफाजत के लिए भेजा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई अवार्ड नहीं दिया गया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक काम, और वो काम पाकिस्तान ने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन उसके ऐन 3 साल के बाद 14 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डील साइन होती है, पर इस बार फॉर्मली कागज पर सिग्नेचर के साथ। मगर इस डील को कभी भी पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा जाता, कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता। 43 साल तक ये डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड रहते हैं, लेकिन पिछले साल लीक डॉक्यूमेंट्स ने इस डील का पर्दा उठाया और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन थी और वो लाइन सुनकर पाकिस्तान की डील की पूरी कहानी समझ में आने लगती है। इट वाज सपोज्ड टू बी अ कैश फॉर डेटरेंस, वी हैव नॉट गॉटन एनी सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड डेटरेंस फेल्ड। ये लाइन एक पाकिस्तानी इंसाइडर की थी जो इस डील को अंदर से जानता है। मतलब ये कि पाकिस्तान ने फौज दी, पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी, पाकिस्तान ने गारंटी दी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने वो चीज़ नहीं दी जो पाकिस्तान को चाहिए थी। और फिर ये डील 43 साल तक चलती है साइलेंटली, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अब इस पूरी कहानी का एक और पर्सपेक्टिव समझते हैं जो इस पूरी कहानी को इंतहाई इंटरेस्टिंग बना देता है। सन 1974 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक स्पीच दी। तब इंडिया ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। तब भुट्टो ने खड़े होकर कहा कि दुनिया में क्रिश्चियन बॉम्ब मौजूद है, हिंदू बॉम्ब मौजूद है, इस्लामिक बॉम्ब क्यों नहीं बन सकता। और ये कोई मेटाफर नहीं था, ये एक विजन थी कि पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हो तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करेगा, वो एक इस्लामिक डेटरेंस बन जाएगा और कोई भी मुस्लिम मुल्क किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो उसे वो शील्ड प्रोवाइड कर सकेगा। आगे आपने फिर क्या देखा कि भुट्टो को फांसी दे दी गई, डॉक्टर AQ खान को डिस्क्रेडिट कर दिया गया और वो ख्वाब ऑफिशियली दफन हो गया। मगर फिर 50 साल के बाद सितंबर 2025 में एक बार फिर वो ख्वाब एक डॉक्यूमेंट की शक्ल इख्तियार करता है और वापस आ जाता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुस्लिम पावर, उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने तब कहा कि ये इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज सऊदी अरेबिया को अवेलेबल करेगा अगर ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर आपने ये बात भी जाननी है कि पाकिस्तान NPT का हिस्सा नहीं है, लिहाजा अगर पाकिस्तान चाहे तो किसी को भी ये डेटरेंस प्रोवाइड कर सकता है। भुट्टो ने 1974 में जो ख्वाब का जिक्र किया, फाइनली वो ख्वाब अब दुनिया में आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि 2025 में ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ। लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया को डर है ईरान से, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ईरान से डील सऊदी अरेबिया और ईरान ने 2023 में मुकम्मल कर ली थी, चाइना की मदद से, चाइना के तवस्सुत से, और वो रिप्रोचमेंट अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि सितंबर 2025 में हुआ क्या। फेक स्टेट ने कतर के दारुल हुकूमत पर हमला किया, तब तमाम गल्फ कंट्रीज को यह क्लियर हो गया कि उनकी मदद के लिए अमेरिका नहीं आएगा, उन्हें अपनी मदद आपके तहत कुछ करना पड़ेगा। सो इस सारी कहानी का लुब्बे लुबाब है क्या? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इंतहाई करीब आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने ये काम करके न सिर्फ अपनी डेटरेंस पूरी दुनिया को शो कर दी है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पीछे खड़े होकर दुनिया को ये साबित कर दिया है कि मिलिटरली हम भी अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को बेचना चाहें तो हम भी इसे इनकैश कर सकते हैं, हम भी चाहें तो पूरी उम्मा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वो रोल जो किसी ज़माने में ग्रेट ब्रिटेन ने अदा किया, वो रोल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अदा किया मुस्लिम उम्मा के लिए, पाकिस्तान वो रोल अदा कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम ये देखना ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया ईरान की तरफ नहीं देख रहा, सऊदी अरेबिया इसराइल की तरफ देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब ये जान चुका है कि मुश्किल में अमेरिका प्रोटेक्शन के लिए अपने लिए आएगा, सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, और प्रोटेक्ट करेगा तो इसराइल को, सऊदी अरेबिया को नहीं। और पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रेटेजिक मौके पर अपनी फौजें सऊदी अरेबिया में भेजी हैं कि जब जेडी वैंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने ईरान को सिग्नल दे दिया है और मैसेज दे दिया है कि अगर डील करनी है तो कर लें, ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि अगर ये रिटेलिएशन बढ़ती है तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का साथ देने का फैसला कर लिया है। और ये मैसेज ईरान को देना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लॉक जो इस खत्ते में नया बनता जा रहा है, सारे प्लेयर्स को क्लियर हो जाए। अब अगर आप इस पूरे ब्लॉक को गो थ्रू करें, इसको देखें, तो आपको ये नज़र आता है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त इसराइल को लेकर पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौजों को होस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि उसने अब्राहम अकॉर्ड्स कर लिए हैं इसराइल के साथ। वो इसराइल का साथ निभाने को तैयार है, इंडिया का साथ निभाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ आने को तैयार नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कतर भी वो पोजीशनिंग ले रहा है कि जिसमें कतर भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे ये लगता है, मेरी रीडिंग ये है कि सऊदी अरेबिया आप देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स में नहीं जाएगा और इसराइल इस्तेमाल करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और वो पाकिस्तानी जो आज सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं उनके लिए तो शायद ये अच्छी खबर है कि उनका रोज़गार सऊदी अरेबिया में और बढ़ेगा। मज़ीद पाकिस्तानियों की मैन पावर की सऊदी अरेबिया को ज़रूरत होगी, लेकिन वो पाकिस्तानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, शायद उनके लिए मुश्किलात के दौर का आगाज़ हो जाए। इकबाल ने कितना खूबसूरत कहा था, जो आज अप्लाई होता हुआ दुनिया में नज़र आ रहा है कि खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख।